So hi everyone. Let's in this session we would be talking about the questions of research methodology. तो हमें पता है कि हमारा जो एम्स का पीएचडी एग्जामिनेशन हुआ था अभी, तो वो हुआ था अराउंड अगस्त 13 को। तो अगस्त 13 को हुआ था। तो उसमें जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं काफी। तो पिछली वीडियो में मैंने बायोस्टैट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे टेलीग्राम पे ग्रुप है @AIMSPhD। तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है सबके। तो आप ज्वाइन करिए। उसमें एक चैनल का लिंक है, तो चैनल का लिंक भी आप ज्वाइन करिएगा। ये प्लीज ज्वाइन करिएगा क्योंकि इसमें हम जो ग्रुप पे आप बात कर सकते हो सबके साथ, पर चैनल पे सब नोटिफिकेशंस आएंगी जो इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता लग जाए कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस क्या है। ग्रुप में ऐसा होता है कि नोटिफिकेशंस खो जाती हैं। और हमारी एम्स पीएचडी का चैनल चैनल भी है। तो इस चैनल पे आप देख सकते हैं काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है। एक प्लेलिस्ट में सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड के बारे में कि एप्टीट्यूड की तैयारी कैसे करें। बाकी सब में जैसे जुलाई 2023 के क्वेश्चंस हैं, एक में अप्रैल 2023 के क्वेश्चंस हैं, और एक में जो अभी एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ जैसे जैसे, तो वो मैंने एक प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो अभी हमारे जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए थे वो अराउंड 30 आए थे। 30 ही आते हैं, 30+40 का रहता है एम्स दिल्ली के अंदर स्कीम। 40 वाले सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। तो जो 30 क्वेश्चन आए थे मैंने उनको डिवाइड किया है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो 4 क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। और ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि सबसे टफ क्वेश्चन इसी के रहते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के हमेशा। तो आप वो फोकस करिएगा। और मैंने काफी मेहनत से वीडियो बनाई है ताकि मैं कंटेंट बनाए ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो ये इसमें क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज बिलो आर द थ्रेट्स टू द इंटरनल वैलिडिटी ऑफ ए रिसर्च। तो इस क्वेश्चन में हम काफी सारे टॉपिक्स कवर कर देंगे जो जनरली पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो वैलिडिटी होता क्या है। तो हम पढ़ेंगे वैलिडिटी के बारे में। पहले वैलिडिटी ऑफ रिसर्च क्या होता है, उसके बारे में। फिर इंटरनल वैलिडिटी पे आएंगे, टाइप्स क्या होते हैं वैलिडिटी के। फिर हम आएंगे कि क्या रोल रहता है, कन्फाउंडर्स क्या होते हैं, हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, सिलेक्शन बायस क्या होता है। तो चलो हम वैलिडिटी पे सबसे पहले बात करते हैं। तो वैलिडिटी ऑफ ए रिसर्च, तो ऐसा होता है कि जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, कोई स्टडी कर रहे हो, तो वैलिडिटी का मतलब होता है कि हाउ एक्यूरेट योर रिजल्ट्स आर। तो एक्यूरेसी को रिप्रेजेंट करता है कि जो तुम रिसर्च स्टडी कर रहे हो उसका जो रिजल्ट है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, मेजरमेंट्स हैं, कितनी एक्यूरेट है, बेसिकली ये मीन होता है वैलिडिटी का। तो मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। जैसे एक फर्टिलाइजर है, NPK फर्टिलाइजर। तो आपका स्टडी ये कहता है, आप स्टडी में ये जानना चाहते हो, फर्टिलाइजर ऐड करने से फर्टिलाइजर ऐड करने से क्या प्लांट्स की ग्रोथ, जो आपका ये गार्डन अच्छा सा, तो आपने यहाँ पे प्लांट्स उगा रखे हैं। तो लेट्स से अगर हम टोमेटो उगा रखा है, तो क्या फर्टिलाइजर ऐड करने से टोमेटो की ग्रोथ बढ़ती है नहीं बढ़ती है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप टोमेटो के सीड्स लोगे, उनको डाल दोगे, और ये धीरे धीरे प्लांट बन जाएंगे, छोटे 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 छोटे। ये प्लांट बन गया, कि ये प्लांट बन गया। अब इसमें तुम फर्टिलाइजर ऐड करोगे। तो इस अब हमें देखना है कि वैलिडिटी है क्या। अब रिजल्ट्स आते हैं कि चलो ऐसा हुआ कि इसको कंपेयर करते हैं हम, क्या बोलते हैं, एक कंपेयर नहीं करते हम, ऐसा काम करते हैं कि ये हो गए आधे प्लांट्स, आधों में हमने फर्टिलाइजर डाला, आधों में हमने फर्टिलाइजर नहीं डाला। तो आधे प्लांट्स में फर्टिलाइजर है, आधों में फर्टिलाइजर नहीं है, तो मैंने इसे डिवाइड कर लिया। ठीक है। तो अब इंटरनल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है कि अगर इन प्लांट्स में फर्टिलाइजर डालता हूं और इनसे इनकी ग्रोथ बढ़ती है, तो प्लांट्स बड़े हो जाते हैं। ठीक है। तो इनका प्लांट्स बढ़ने का कारण फर्टिलाइजर ही होना चाहिए, ना कि कोई और चीज। जैसे ऐसा हो सकता है कि इन 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 पौधों को पानी ज्यादा मिला हो, इनकी सोइल बढ़िया हो एज कंपेयर टू दीज प्लांट्स। ठीक है। तो ये शो करता है कि जो इंटरनल वैलिडिटी हो, ये शो करती है कि जो मैं स्टडी कर रहा हूं, ये स्टडी में जो इफेक्ट आ रहा है फर्टिलाइजर की वजह से ही आना चाहिए, और वही मेन है। वाटर के डालने से, सोइल के डालने से ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो इंटरनल वैलिडिटी है। तो ये जैसे एग्जांपल है कि ये ट्रूथ इन स्टडी, जो मैंने देखा कि फर्टिलाइजर डालने से
क्या बोलते हो कि प्लांट्स की ग्रोथ बढ़ी, तो ये इंटरनल वैलिडिटी है। और जो मैंने स्टडी करी उनके अंदर सिर्फ फर्टिलाइजर डालने से ही बढ़ी, कोई और रीजन नहीं था प्लांट्स ग्रोथ बढ़ने का, फर्टिलाइजर ही था। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या होती है कि अगर मैं वो फर्टिलाइजर यूज करता हूँ डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लेस, यानी अपने गार्डन के अलावा मैं किसी और गार्डन में जाता हूँ या डिफरेंट कंट्री भी चला जाता हूँ, तो वहां भी फर्टिलाइजर डालने से प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है। तो ये बात आता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल वैलिडिटी, कि तुमने सिर्फ तुम्हारी स्टडी में ही इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तुम अपनी स्टडी कहीं और जगह जाके रिप्रोड्यूस करते हो, कोई और जगह जाके सेम चीज करते हो डिफरेंट चीजों के साथ, सेम फर्टिलाइजर यूज करके, तो तुम्हारा वहां भी रिजल्ट आ रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल वैलिडिटी। अब इंटरनल वैलिडिटी हो गया, एक्सटर्नल वैलिडिटी हो गई, ये हमने मोटा मोटा मतलब समझ लिया। अब ये पूछे कि इंटरनल वैलिडिटी किससे अफेक्ट होती है, तो इंटरनल वैलिडिटी किससे अफेक्ट होगी, इसमें ऑप्शन है कंफाउंडर्स, हॉथॉर्न इफेक्ट, सिलेक्शन बायस। तो इसका आंसर मैं पहले से बता रहा हूं कि ऑल ऑफ द अबव है, ठीक है। और ये सारे इंटरनल वैलिडिटी को अफेक्ट करते हैं, लाइक हाउ, लेट मी टेल यू अबाउट। अब कंफाउंडर्स का रोल क्या आता है, कंफाउंडर्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है। ऐसा हो सकता है कि मैंने यहाँ फर्टिलाइजर डाला, एक ग्रुप ए है, ये ग्रुप ए ऑफ प्लांट्स, ये ग्रुप बी ऑफ प्लांट्स था। मैंने फर्टिलाइजर डाला इनमें, ग्रुप बी वाले प्लांट्स में फर्टिलाइजर नहीं डाला, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि इन प्लांट की हाइट बढ़ गई एज कंपेयर टू दीज प्लांट्स, इनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ी, इनकी अगर 10 सेंटीमीटर बढ़ी है तो इनकी सिर्फ 5 सेंटीमीटर बढ़ी है। तो कंफाउंडर्स की ये कहता है कि, मैं बताता हूँ क्या कहता है, अगर मैं इनमें पानी डालता हूँ, अब जैसे अब मेरे रिजल्ट आ गए 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो कंफाउंडर्स ये कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्टिलाइजर्स की वजह से प्लांट्स ना बढ़े हो, आपने कुछ और किया हो जो इन दोनों ग्रुप्स में डिफर करता हो। जैसे ऐसा हो सकता है कि ग्रुप ए में मैंने पानी अच्छे से दिया था हर प्लांट को, ग्रुप ए में मैंने अच्छे से, इसी ग्रुप में मैंने सोइल अच्छी डाली थी, इसी ग्रुप में मैंने वो, ऐसा होता है टिल्टिंग करते हैं सोइल की, अच्छे से हवा लग जाए रूट्स को, तो वो मैंने किया था। इस ग्रुप बी में मैंने नहीं किया था, ये सब ये मैंने नहीं किया था। तो ये फैक्टर सारे कंफाउंडर्स हैं, कि इन फैक्टर्स से हो सकता है कि प्लांट्स की ग्रोथ बेटर हुई हो, ना कि फर्टिलाइजर्स की वजह से बेटर ग्रोथ हुई। तो ये हमारी इसी रिसर्च में ही हमारी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, इंटरनल वैलिडिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं आएंगे, तो ये कंफाउंडर है। अब होथोन इफेक्ट क्या होता है, होथोन इफेक्ट ये होता है कि सिंपल सी बात है, अब जैसे मैं बोलूं एक क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं, ठीक है। अब मैं उनको 25 बच्चों में डिवाइड कर देता हूं, और मैं इन 25 बच्चों को बोलता हूं कि हम तुम्हारे साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि तुम्हारे मैथ्स की ट्यूशन लगाने से तुम्हारे उस पे इफेक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है मैथ्स के रिजल्ट्स पे। इन बच्चों को मैं मैथ्स की ट्यूशन नहीं दे रहा हूं, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि नया टीचर्स लाने से, ट्यूशन के अलावा नया टीचर, इसको नया टीचर बोलते हैं, न्यू टीचर। तुम्हारा मैथ्स का टीचर चेंज करने से तुम्हारे इंप्रूवमेंट होती है नहीं होती है, और इनका मैथ्स का टीचर वही का वही है। तो अब देखा गया कि इन बच्चों में मैथ्स का रिजल्ट बेटर आया एज कंपेयर टू दीज किड्स। ये सब रैंडम है। तो ऐसा होता है कि जब हम किसी को बता देते हैं कि आप एक एक्सपेरिमेंट या रिसर्च स्टडी का पार्ट हो, तो दोज पीपल टेंड टू बिकम मोर फोकस्ड, उन्हें लगता है, उन्हें बायस आ जाता है कि हम अच्छे से रिजल्ट देंगे, हम अच्छे से परफॉर्म करेंगे। तो ये होता है हाउथोर्न इफेक्ट, कि अगर किसी मैं वर्कर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ किसी फैक्ट्री में, इस पे वहां से एग्जांपल आया था हाउथोर्न की फैक्ट्री से, कि अगर मैं किसी हॉथॉर्न की फैक्ट्री में वर्कर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कि आपको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि आप कितने अच्छे से काम करते हो, तो जो ऑब्जर्वर वाला फैक्टर है खुद उनको बताने पे, वर्कर ज्यादा अच्छे से काम करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो बेटर काम करते हैं। तो ये बायस है, क्योंकि हमें उन्हें बताना नहीं चाहिए, बस उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। तो ये हॉथॉर्न इफेक्ट होता है। तो वैसे अगर मैं किसी स्टडी को मैं बता दूं कि, तो काफी स्टडीज में यूज करते हैं कि मैं ए और बी में ऐसा हो कि ए में फर्टिलाइजर डाला है, बी में फर्टिलाइजर नहीं डाला है, तो प्लांट की हाइट एक ए वाला बहुत ऐसे मेजर करेगा ताकि 1-2 सेंटीमीटर फालतू ही आए, या अच्छे से बड़ी रूट के अंदर से जाके मेजर करेगा, स्टेम के अंदर से पूरा दिखाने के लिए कि फर्टिलाइजर काम कर रहा है ऐसा। तो ये ऐसी चीजों में ओजोन इफेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। सिलेक्शन बाइस क्या है, कि तुम अपना स्टडी सैंपल गलत लेते हो। ऐसा हो गया ऊपर वाली क्लास में देख लेते हैं, ऊपर वाली क्लास में मैं बच्चे ही
एज कम्पेयर टू रैंडम रैंडम 25-25 करने पे जो रैंडम डिस्ट्रीब्यूट करने चाहिए, मैं 25 उन बच्चों को ले रहा हूँ जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट पहले ही ज्यादा हो। समझ रहे हो आप? इनका मैथ्स में इंटरेस्ट था, इनका टीचर अच्छा नहीं था, तो इनको मैथ्स में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था, तो इनका टीचर चेंज करने से इनके रिजल्ट शूट अप कर गए। या इस एग्जाम्पल में बात करूं तो मैंने यहाँ पे गार्डन ए में ऐसे प्लांट्स चूज किए जो पहले से हेल्दी दिख रहे थे, जो इनकी सैपलिंग्स है या छोटे छोटे पौधे हैं वो हेल्दी ग्रो किए, तो मैंने ऐसे प्लांट्स लिए ए में। ये हो गया सिलेक्शन बायस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो यही वैलिडेशन। तो हाँ, वैलिडेशन वही बात है कि इंटरनल वैलिडिटी इफेक्ट किससे होती है स्टडी में आपके। तो इंटरनल वैलिडिटी जो इफेक्ट होती है स्टडी में, थ्रेटेंड बाय मेनी फैक्टर्स, जैसे कि इंक्लूडिंग एरर इन मेजरमेंट, सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो जैसे कि आप ये एरर मेजर कर रहे हो तो ये एरर्स आ जाते हैं कि तुम ढंग से मेजर नहीं कर रहे हो। सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट, ये सिलेक्शन बायस आ गया। होथोर्न इफेक्ट आ गया। तो अगर आप अच्छे से मेजर भी नहीं करते हो तो भी इंटरनल वैलिडिटी आपकी खराब हो जाती है। अगर इंटरनल वैलिडिटी है आपके रिसर्च में तभी जाके एक्सटर्नल वैलिडिटी हो सकती है, वो वरना नहीं होगी। अब क्वेश्चन ये आया था कि व्हाट इज द रिसर्च मेथोडोलॉजी कॉल्ड व्हेन एन इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन इज स्टडीड इन अ सिंगल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए पहली बात है ये कि अगर तुम एक ही ग्रुप में, जैसे ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, तुमने कोई ग्रुप बी लिया ही नहीं, इसी में तुमने ये चलता जा रहा है, इनमें तुमने यहाँ पे ऐसा इंटरवेंशन दे दी, जैसे मान लो कि इनको विटामिन दे दिए कि विटामिन कुछ हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं नहीं करते, उसके बाद उनकी हेल्थ मेजर करी है, हेल्थ पैरामीटर्स मेजर किए। तो ऐसी स्टडीज में ऐसा होता है कि कोई वो नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, तो बस एक सिंगल ग्रुप है, उसमें तुमने इफेक्ट कोई इंटरवेंशन किया, जैसे इसमें विटामिन दे दिए इन लोगों को और फिर इनके हेल्थ पैरामीटर्स चेक किए। तो इस स्टडी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिंगल ग्रुप एनालिसिस। एक तो सिंगल ग्रुप है और इसको तुम एनालाइज कर रहे हो। केस कंट्रोल मेथड नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे ना केस है ना कंट्रोल है, सबके सब एक ग्रुप में है। आरसीटी नहीं है, क्योंकि आरसी में तुम्हें रैंडमाइज कंट्रोल्ड, उसका मतलब ये होता है रैंडमाइज कंट्रोल्ड। तो कंट्रोल ग्रुप है ही नहीं इसमें, तो तो ये बात आती नहीं। क्रॉस सेक्शन स्टडी में ऐसा होता है कि बस तुम एक बार डेटा लेते हो बस, कोई लॉन्ग टर्म चीज होती नहीं क्रॉस सेक्शन स्टडी में। तो इसका आंसर है सिंगल ग्रुप एनालिसिस। अब आता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड टू गिव कंसिस्टेंट रिजल्ट अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड जियोग्राफीज। तो ये क्वेश्चन आया था, ऐसा क्या होता है। तो पहली बात तो प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देता हूं। तो जैसे एक बहुत फेमस एग्जांपल है, जैसे हम बात करते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट है, वेइंग स्केल ही मान लेते हैं। तो वेइंग स्केल पे मैं अपना वजन लेता हूँ। तो मेरा वजन आता है, जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं ऐसे बना के। तो ऐसा है कि जो मेरा वजन आना चाहिए था, एक्चुअल में मेरा वेट है 49 kg, लेट्स सपोज, बट है नहीं मेरा। लेट्स 70 kg कर लेते हैं इसको, 70 kg का वेट कर लेते हैं। तो मेरा वेट है 70 kg। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे वेट लेता हूँ मेरा। एक बार आया, जैसे मान लेता हूँ ये है, एक बार आया क्या कह सकते हैं 69, एक बार आया 70, एक बार आया 71। ठीक है, ऐसे ऐसे मेरा वेट आया। एक बार मैंने किया, मेरा आया सीधा 90, 91, 92। ठीक है, मैं हर बार तीन तीन बार मेजर कर रहा हूँ। और एक बार मैंने मेजर किया तो मेरा रिजल्ट आया 40, एक बार आया 60, एक बार आया 100। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इसमें वैलिडिटी कब आती है और एक्यूर और इंस्ट्रूमेंट की दो चीजों से हम पता कर सकते हैं कि उसके जो मेजरमेंट कैसी है, वो है एक है वैलिडिटी, जैसे वैलिडिटी, एक है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि वो सेम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे इसमें 71, 70, 69 ये रिलायबल रिजल्ट है क्योंकि बहुत पास रिजल्ट है। 90, 91, 92 रिलायबल रिजल्ट्स है, तो ये दोनों रिलायबल है, ये भी रिलायबल है। बट ये रिलायबल नहीं है।
ठीक है। तो मतलब कि जो तुम्हारी मेजरमेंट आ रही है वो हमेशा सिमिलर आ रही है। लाइक तुम कभी भी टेस्ट कर लो हमेशा सेम मेजरमेंट आता है, चाहे गलत हो या सही हो, बट मेजरमेंट अराउंड, जैसे एक अगर 50 सेंटीमीटर की कोई रस्सी है, तुम उसका मेजरमेंट कर रहे हो, और एक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रूमेंट ए, वो कहता है कि मेजरमेंट 90 है, एक बार मैंने मेजरमेंट किया, वो अगली बार कहता है 91 सेंटीमीटर है, एक बार कहता है 90.5 है। तो इंस्ट्रूमेंट ए रिलायबल है, बट एक्यूरेट नहीं है ये। तो इसकी रिलायबिलिटी है, बट इसकी वैलिडिटी नहीं है। वैलिडिटी तब आती है जब तुम्हारे जो रिजल्ट्स आ रहे हो वो एक्यूरेट हो। तो यानी 69, 70, 71 रिलायबल है और एक्यूरेट भी है। 90, 91, 92 ये एक्यूरेट नहीं है। 100, 60, 40 ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है। तो ये मतलब होता है, तो इसका आंसर होता है रिलायबिलिटी। तो स्टेबिलिटी रिलायबिलिटी का ही पार्ट है, और प्रिसीजन भी रिलायबिलिटी का पार्ट है। तो इसका बेस्ट आंसर है रिलायबिलिटी। जब तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट के कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहिए, एक्यूरेट आता तो वैलिडिटी ऑप्शन में आता और आता। तो जो आप बेस्ट ऑप्शन टिक करोगे यहाँ पे वो रिलायबिलिटी ही टिक करोगे। ठीक है। अब व्हाट इज द रिसर्च स्टडी कॉल्ड यूज टू ट्रेस द इफेक्ट। तो ऐसा था, एक क्वेश्चन शायद ऐसा था कि ट्रेस द इफेक्ट ऑफ एन इंटरवेंशन। तो इस टाइप का क्वेश्चन था कि कोई इंटरवेंशन हो गई है या कोई कॉज मिला है तुम्हें, या कोई फिनोमिना मिला है किसी रिसर्च स्टडी में, तो तुम उसका जो इफेक्ट तुम्हें मिला उसका ट्रेस कैसे करोगे, ये हुआ किस चीज से। जैसे मान लो कि तुम्हें किसी एक, जैसे सिंपल सी बात है, ये सेलर लोग हैं, ये शिप में गए, शिप में पूरा दो एक साल समुद्र में भटकने के बाद ये वापस आए, इन लोगों में देखा गया स्कर्वी हो गई है। अब तुम स्टडी क्या करो कि पता लग जाए कि स्कर्वी हुई कैसे, कि ट्रेस करना है तुम्हें स्कर्वी हुई कैसे, तो तुम कैसी रिसर्च स्टडी करोगे। तो तुम तीन टाइप की रिसर्च स्टडी कर सकते हो, एक है नॉन एक्सपेरिमेंटल, क्वासी एक्सपेरिमेंटल, एक्सपेरिमेंटल। नॉन एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है, तुम आउटकम्स मेजर करते हो बिफोर एंड आफ्टर द प्रोग्राम फॉर पार्टिसिपेंट्स ओनली। ठीक है। तो तुम ये देखोगे कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे शिप में यात्रा करने से पहले इन लोगों में क्या कैरेक्टरिस्टिक थे, बाद में क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ए बी सी मेजर कर लिया, ए बी सी मेजर कर लिया। क्वास एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हो, तुम्हारे पास एक कंट्रोल रखते हो फॉर बायस और कंपैरिजन ग्रुप। ठीक है। तो इसमें रैंडमाइजेशन नहीं हो पाता, तुम अपनी मर्जी से ले लेते हो। जैसे तुमने देखा कि ये लोग शिप पे गए थे, पर्सन ए, और ये वापस आ गया स्कर्वी के साथ, इसको स्कर्वी हो गई है। अब मैं एक बंदा लेता हूँ तो शिप पे गया नहीं था, पर्सन बी है उसका नाम, तो उसको स्कर्वी नहीं हुई। तो इन दोनों में फर्क क्या है, देखा गया कि फिर फर्क देखा गया कि इन दोनों में फर्क ये है कि अ, इन लोगों ने सिट्रस फ्रूट्स खाए थे, विटामिन सी जिसमें होता है वैसे फ्रूट्स खाए थे। एक्सपेरिमेंटल में क्या होता है कि तुम एक पूरा 100 लोगों को लेते हो, उनको 50-50 में बांट देते हो। 50 वालों को तुम क्या बोलते हो, सिट्रस फ्रूट दे के भेजते हो शिप पे। इन 50 वालों को कोई फ्रूट दे के नहीं भेजते हो, शिप पे सीधा भेज देते हो, फिर देखते हो कि किसमें स्कर्वी होता है, किसमें नहीं होता है। तो इन लोगों में स्कर्वी नहीं मिला, इसमें मिला। तो अब ऑप्शन में ये था कि क्वालिटेटिव स्टडी, नहीं, ये तो अलग ही स्टडी होती है पूरी। इसमें तुम बस ये जानना चाहते हो कि तुम इंटरव्यूज लेते हो मोस्टली, तुम बातें करते हो लोगों से कि लोगों के व्यूज क्या है, ये होता है। इसमें तुम कोई एक्सपेरिमेंटल या कोई मेजरेबल आउटकम नहीं लेते हो। फोकस ग्रुप डिस्कशन भी एक क्वालिटी स्टडी का पार्ट है, जिसमें तुम 10-15 लोगों को बिठाते हो, आपस में डिस्कशन करते हो कि अच्छा, मतलब इन दोनों स्टडीज का काम होता है देखना कि एक्चुअल में प्रॉब्लम एग्जिस्ट कहाँ कर रही है, एक्सप्लोर करना चीजों को। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, तो ये है एग्जाम्पल क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो इसका नाम है, ये आया था, इसका ऑप्शन में आंसर भी यही है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल है क्वासी एक्सपेरिमेंटल स्टडी का, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये होती है कि तुम कोई स्टडी, तुम ऐसा, जैसे कि अभी मैं देखूं कि इंडिया में कितने लोगों को टीबी है, तो ये है क्रॉस सेक्शनल स्टडी। सब लोगों को टीबी की टेस्टिंग कराओ और पता लगाओ कितना टीबी है। So thanks guys for watching this video. If you have any queries, you can ask on the Telegram group on the comments. Please follow and like our channel. Thank you.